कैसे हो बच्चों। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, एक नई बेहतरीन खबर के साथ। जो खबर जुड़ी है यूपी पेट 2022 से। यूपी पेट 2022 से नोटिफिकेशन आ चुका है और आज की डेट से 28 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 27 जुलाई तक बच्चों फॉर्म भरे जाएंगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चे रह गए थे जो फॉर्म भर नहीं भर पाए थे। इस बार अंतिम तिथि का इंतजार मत करना कि तिथि बढ़ेगी। जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग, जो भी बच्चे 10वीं पास है, 10th यानी जो बच्चा हाई स्कूल पास है, वो सभी बच्चे यूपी पैट का फॉर्म भरे। 2022 सितंबर में एग्जाम है। एग्जाम की डेट आपको मालूम है कि पहले आ चुकी थी जब अपना कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया था। यूपी ट्रिपल एससी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है, लखनऊ में मुख्यालय है इसका। इस संस्था ने यूपी पैट के फॉर्म अहर्त परीक्षा, ये अहर्ता परीक्षा का मतलब होता है यूपी पैट 2022 के फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम देना है। सितंबर में एग्जाम होगा आपका। जो बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसमें सरकार अपनी तरफ से, यानी भर्ती, ये जो यूपी ट्रिपल एससी अपनी तरफ से परसेंटाइल जारी करता है। उस परसेंटाइल के बाद जो भी बच्चा आएगा, यानी आप मान के चलिए मोटी मोटी भाषा में आपको जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और उन 100 क्वेश्चन में से आपको 85 प्लस रखना है बच्चों। याद रखिएगा 85 प्लस करोगे तो ही नंबर आएगा। यानी आपको 2022 के बाद, सितंबर के बाद जो भर्ती आएंगी पुलिस को छोड़कर और यूपीपीएससी को छोड़कर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और पुलिस भर्ती बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के लिए आपको यूपी पैट का पेपर देना पड़ेगा और 85 प्लस मार्क्स चाहिए। यूपी पैट 2020 जो 21 वाला था उसने निश्चित कर दिया है बच्चों। पैट के फॉर्म आ चुके हैं, आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27 जुलाई लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, जाइए तुरंत अपनी नजदीकी दुकान पर और अपने यहां पर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से फॉर्म तुरंत डाल दीजिए। इंतजार मत कीजिए कल डालूंगा परसों डालूंगा, फिर लेट हो जाता है और लेट का तो कम लेट का होता है, ठीक ना। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तुरंत करिए अब ये काम। तो पैट के फॉर्म आ चुके हैं। पैट कोई भर्ती की परीक्षा नहीं है। पैट इसलिए है कि आपको जो आने वाले एग्जाम है सितंबर के बाद, जो नई भर्तियां आएंगी पुलिस को छोड़कर, उन भर्तियों को में आप तभी पेपर दे सकते हैं जब आपने पैट 2022 क्वालिफाई कर लिया हो। जैसे कि इस बार लेखपाल का एग्जाम है, पूर्ति निरीक्षक का एग्जाम है, एएनएम का एग्जाम हो चुका है। ये सभी एग्जाम उन्हीं बच्चों ने दिए हैं जो उन्होंने पैट 2021 दिया था। अब पैट 2022 है, ये भर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, ठीक ना। बेहतर रणनीति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो कल मैंने आपको सूचना दी है कि यूपी पैट के फॉर्म आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक ना। आज से ही 28 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27 जुलाई लास्ट डेट है, तुरंत भर दीजिए। हाई स्कूल, जो बच्चा हाई स्कूल 10वीं पास है वो भर सकता है। इंटर हो, बीए हो, बीएससी, एमएससी, एमएड, ये हो, कुछ भी हो, ठीक ना। आपकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज, ये सामान्य वर्ग की एज है। 40 के बाद ओबीसी, एससी, एसटी को नियम के अनुसार छूट होती है, जो आप जानते होंगे। तो 18 से 40 तक का बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। भरिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप फॉर्म भरने के बाद आपको लग जाना है एग्जाम में। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त। सितंबर में एग्जाम कब हो जाए, मतलब सितंबर की डेट तो उसमें आ रखी है, कौन सी डेट मुझे मालूम नहीं है, आप डेट देख लीजिएगा। वो यानी आपके पास सिर्फ 2 महीने मांगे चलिए आप, जुलाई और अगस्त, 2 महीने में कमर तोड़ पढ़ाई करनी है बच्चों। कमर तोड़ का मतलब यह है कि 85% नंबर ऐसे नहीं आएंगे। रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे बनेगी? जब आप डिस्कवरी स्टडी सर्किल के साथ जुड़ोगे तब आपको बेहतर स्ट्रेटजी की जानकारी मिलेगी। कोई भी परीक्षा हार्ड वर्क से नहीं जीत सकते, स्मार्ट वर्क से जीतोगे। अब चर्चा क्या होगी रणनीति पर, क्या होना चाहिए, हम आगे आपके साथ चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बच्चों, पहली बात तो यह है, ये देख लीजिए आप, ये नोटिफिकेशन है, सरकारी रिजल्ट पे भी पड़ा हुआ है और जो यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है जो उस पर भी पड़ा हुआ है। आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा की अनिवार्यता। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली
विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है बच्चों, ये सब आपको पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको सब खबरें मिल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये देखो, प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी 2021 की जो अवधि है पैट की, वो समाप्त होने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं उसका नोटिफिकेशन भी जून में ही आया था, यानी उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है 2021 वाले पैट की। अब जो नई भर्ती आएंगी, अब जो इसके नोटिफिकेशन के बाद जो नई भर्ती आएंगी, उसके लिए 2022 देना पड़ेगा। ये मत मानिएगा वीडियो की भर्ती आएगी अक्टूबर में, जो नया वीडियो है 18 वाला नहीं, जो नया वीडियो आने वाला है वो मान लिया अक्टूबर नवंबर में आया। अब हमने तो पैट निकाला हुआ है पहले वाला 21 वाला नहीं, यूपी पैट 2022 देना पड़ेगा आपको, वही मान्य होगा। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों की सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो 21 की अवधि क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, यह ध्यान रखेगा। अब जिन्होंने पास करता ना 21 वाला हो जाता है तो मत समझिए अपने आप को 21 वाला पास कर दो आप सब परीक्षाएं हम ही देंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। अब जिनका रह गया था उनको अवसर मिला है 2022 का, अवसर का लाभ उठाना मत भूलिएगा, क्योंकि अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है, उस अवसर को समझिए। 2022 पैट आपके लिए सुनहरा अवसर है। आने वाली सभी भर्तियों की 2024 में चुनाव है लोकसभा का, तो 2023 में जो भर्तियां आएंगी जून जुलाई तक, उन सभी भर्तियों में बैठने के लिए पैट 2022 को पास करना, उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, और उसके लिए 85 प्लस मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो 2021 वाले पैट की अवधि बच्चों समाप्त हो चुकी है, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, आयोग की परिधि में आने वाले पद देखो, कह रहा है कि कौन कौन से पद आयोग की परिधि में आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आते हैं। समूह देखो 2004 की धारा 2 के उल्लिखित उपबंध ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। ठीक ना, कुछ सचिवालय के पद भी आएंगे जो बच्चों यूपी पैट से भरे जाएंगे। ठीक है, अब ये सब जो आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से, इसमें तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म कैसे भरना है वो सब बातें दे रखी इसमें, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट बच्चों 27 जुलाई है, ध्यान रखिएगा। कौन सी है, 27 जुलाई, और अपना लेटेस्ट फोटो लगाइएगा। शेष विवरण का भरा जाना, ये तो कुछ नहीं है। ये देखते हैं आवेदन शुल्क कितना है, 185 रुपए जनरल के लिए, ओबीसी और जनरल को तो एक ही है। वैसे तो ओबीसी जनरल को एक ही मानते हैं, जब बात पैसे की आती है तो एक मानते हैं, और जब बात वोटर की आती है, मतदाताओं की आती है, कोई और बात आती है तो नहीं, तुम ओबीसी हो हम जनरल हैं। और यहां पैसे के मामले में दोनों क्या है, बराबर है। देखिएगा, पैसे के मामले में भेदभाव नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब परीक्षा पद्धति क्या होगी इस पर चर्चा करते हैं। शैक्षिक अहर्ता मैंने आपकी बताई है बच्चों, आपको फिर तो बताता हूं आपको। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अहर्ता, यानी हाई स्कूल और उससे ऊपर कुछ भी हो, आप पीएचडी हो भी हो आप, अगर आप पीएचडी भी है ना तो भी आप ये फॉर्म भरोगे, ठीक ना। तो ये अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पर सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व हाई स्कूल समक्ष अथवा उससे उच्च निर्धारित कर लिया, वे अहर्ता हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनकी हाई स्कूल और उच्च शैक्षिक अहर्ता पूरी हो गई है। जो हाई स्कूल में आए वो नहीं भर सकते, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले, अंतिम तिथि से पहले, तिथि कौन सी अंतिम, 27 जुलाई, तिथि से पहले, कहां गया पहले, ढूंढते रह जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी सबमिट करने की तिथि से पूर्व पहले हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अहर्ता धारित कर ली है, वे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जो हाई स्कूल में भी आए हैं वो बड़े नहीं हुए हैं, अभी बच्चे हैं, मत भरिएगा, कुछ नहीं होने वाला है।
है ना, जो आए हैं, जो हाई स्कूल पास कर चुके, यानी जिनका रिजल्ट जो भी अभी हाई स्कूल में थे 11वीं में आए हैं, वो भर सकते हैं, बस उम्र 18 साल हुई हो। कितने हो? 18 साल। पर अब भी लगता है ना, अभी बच्चे बच्चे जाते हैं हाई स्कूल में। हम लोगों के समय तो बूढ़े बूढ़े हाई स्कूल में जाया करते थे, 6-7 साल के तो पढ़ने के लिए जाते थे कक्षा 1 में, बड़े बड़े बच्चे। और अब तो लगता है बच्चे बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां हाई स्कूल इंटर कर जाती हैं। तो पढ़ाई के और मैच्योरिटी की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलिए, तो हाई स्कूल जिनका 11वीं में आए हैं, अभी 11वीं में आ चुके हैं, जिनका हाई स्कूल रिजल्ट आ चुका है या अभी आने वाला है, 27 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ जाए और आप पास हो गए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी आप हाई स्कूल में आए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। चलिए, आयु मैंने बताया था आपको 18 से 40 साल की आयु है। अच्छा, परीक्षा आरक्षण तो जान दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको। परीक्षा कार्यक्रम देखो, परीक्षा कार्यक्रम क्या होगा बच्चों? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर आएगा। किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रतिभाग अभ्यर्थी का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य है। 1 वर्ष तक अपनी वेबसाइट पर आपका उपलब्ध रहेगा जो आपका स्कोर होगा। चलिए, अब देखते हैं, अब आती है असली चीज। पेट परीक्षा अवधि 2 घंटे है, पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होगा बच्चों। और देखिए 100 नंबर का पेपर है, 85 प्लस आपको लाना है, ध्यान का इससे कम पे नहीं होने वाला है। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले नंबरों की बात कर रहा हूं। इस बार 62 तक हुआ है, 65 तक हुआ है लेखपाल में। 85 में आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप 85 प्लस स्कोर लेके चलेंगे तब आपका स्कोर इतना बैठेगा। इस बार 62-65 स्कोर रहा है, अगली बार स्कोर ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रखेगा। जैसे कि आपका पूर्ति निरीक्षक वाला है, देखिए हुआ है किसी का कम पे। एएनएम में तो जो बहुत कम नंबर वाले थे वो भी ले लिए गए थे, पर आगे ऐसा नहीं होगा। अगली बार 62 मेरिट किसी की नहीं जाने वाली है, तो आप टारगेट उच्च टारगेट रखिए। खैर देखिए कैसे परीक्षा, सिलेबस क्या है। इतिहास बच्चों 10 नंबर का है। अब यूपी ट्रिपल एस ने इतिहास को 10 नंबर का क्यों रखा, यह हमारी समझ से परे है कि इतिहास की जानकारी देना चाहते हैं। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी, मुझे इतिहास बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतिहास के अलावा कुछ टॉपिक करंट के और ज्यादा टॉपिक जोड़े जाए। बच्चे के अंदर इंटरनेशनल समझ होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ होनी चाहिए आज के दौर में। खैर जो भी तो यूपी ट्रिपल एस जानता होगा उसने क्यों रखा है। ये देखिए आप, तो 5 नंबर का बच्चों इतिहास है। ये देखिए 5 नंबर क्या है, भारतीय इतिहास, यानी जो प्राचीन भारत है ये 5 नंबर का, पूरा भारत 5 नंबर का है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक है, लेकिन आप सम्राट अशोक के चक्कर में मत फंसिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ना होगा, चाणक्य पढ़ना होगा, मौर्यकालीन प्रशासन भी पढ़ना होगा, कि पता नहीं दुर्घटना कब हो जाए। और पूछ लिया कि मौर्य काल में जिले का अधिकारी को क्या कहते थे, या जो वित्त का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, जो रेवेन्यू वसूल करने वाला था उसे क्या कहते थे, जो व्यापारिक मार्ग का अधिकारी था उसे क्या कहते थे। तो ये प्रशासनिक है, मौर्यकालीन प्रशासन है। मौर्यकालीन प्रशासन तो आज के प्रशासन का आधार है, तो उसको मत भूलिएगा, वो जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। राजपूत काल लिख दिया बस, अब राजपूत काल में पढ़ते रहिएगा 33 काल। सल्तनत काल लिख दिया, बस सल्तनत काल लिख दे भगवान। सल्तनत काल में क्या क्या पढ़ना है भाई, ये तो बताया नहीं आपने। सल्तनत काल में सब पढ़ना पड़ेगा, सारे सुल्तान पढ़ने पड़ेंगे, सुल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, वहां के जो इमारतें बनाई वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कितना सा पढ़ाएंगे, क्या पढ़िएगा, कुछ नहीं है। आप ये भी पूछिएगा कभी कि अलाउद्दीन खिलजी के जूते का साइज क्या था, 15 नंबर था क्या, लगता तो ऐसा ही है। चलिए, तो सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य लिख दिया, क्या पढ़ेगा बच्चा। मराठा, बस। ब्रिटिश राज का अभ्युदय स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश काल राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, 5 नंबर का तो वो कर दिया, और 5 का फिर कर दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, यानी
आप मान लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन के, इस स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन से, कांग्रेस की स्थापना के आसपास के जो साल हैं वो उनके बारे में चर्चा कर रहा है। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, ऐसा युग मत भूल जाइएगा, वो भी दे दिया है, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछ रहा है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। 10 नंबर का इतिहास है, इसलिए हमने ये सोचा है कि हम कल से ही इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे आपके साथ। चलिए, फिर भूगोल है 5 नंबर का। भूगोल में बहुत ज्यादा नहीं है, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल है, नदियां है, नदियों की घाटी है, भूजल है, पर्वत पहाड़ियां, मरुस्थल, शुष्क वन, खनिज संसाधन। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन, प्रवास, टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो पढ़ने की स्ट्रेटजी बढ़िया रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, देखिए 1947 से 1991 तक पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। 47 से 91 तक जितने भी अर्थव्यवस्था में सुधार हुए बच्चों, सब कुछ पढ़ना है इसमें। सब मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ, इतना हार्ड नहीं है, समझ होनी चाहिए आपको। 91 के बाद के आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, कृषि बिल भी इंपॉर्टेंट है इस बार। तीनों भले समाप्त हो गए हों, लेकिन वो तीनों कृषि बिल का नाम क्या था, उद्देश्य क्या था उनका, और उनका सन क्या था बच्चों, ये आपको कृषि बिल में पढ़ना पड़ेगा। ढांचा का सुधार, जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो कब का है, कब उसमें संशोधन हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल के तहत कितने प्रकार से भूमि को अधिग्रहित कर सकती है सरकार, वो सब ढांचा सुधार। श्रम सुधार, श्रम के लिए जो मजदूरों के लिए जो काम हुआ, असंगठित क्षेत्रों में सरकार जो योजनाएं चली, वो सब इसमें आएंगे। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार में कुछ भी हो सकता है बच्चों, से नोटबंदी थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ईडी है, सब इसमें आएगा। जीएसटी आप जानते ही हैं। संविधान और लोक प्रशासन, दोनों में अंतर है। भारत संविधान की मुख्य विशेषता, संसद आप तो जानते, संविधान तो पढ़ता है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, पंचायत संस्थाएं। जिला प्रशासन वाला होता है कि जिले के स्तर पर डीएम की क्या भूमिका है, सीडीओ साहब की क्या भूमिका है, एडीएम की क्या भूमिका है, ये सब आपको बच्चों पता होना चाहिए। सामान्य विज्ञान को बस लिख दिया, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब इसमें अध्यापक के लिए चुनौती हो जाती है कि भाई साहब आपको पूरा जीव विज्ञान पढ़ाएं कि केवल विटामिन पढ़ाएं, कि आपको केवल बॉडी का स्ट्रक्चर बताएं, ब्लड के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं भाई, बीमारियां बताएं, क्या बताइएगा, है बस लिख दिया गया प्रारंभिक। अरे थोड़ा सिलेबस को खोलिए भाई साहब, भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है ये बताइए ना। जीव विज्ञान में 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर। अब उन 20 के 20 को पढ़ेंगे ना, पड़ेगा क्या कीजिएगा। गणित, ज्यादा चीजें नहीं है गणित में। हाँ, गणित में देखो पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्गमूल, घातांक और औसत, ये 5 नंबर का है। लेकिन देखो, अच्छा ये तो 5 नंबर कर दिया इन्होंने। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित है। सामान्य हिंदी, हिंदी में इजी रखा है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची समास नहीं है, ध्यान रखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे है, सामान्य अशुद्धियां हैं, रचनाएं हैं। दिक्कत यहां से होती है लेखक और रचनाओं से, हिंदी साहित्य का इतिहास से। चलिए, अंग्रेजी में 2 ही चीजें हैं, ग्रामर है, बस ग्रामर लिख दीजिएगा, आप पढ़िएगा सब ग्रामर में क्या होता है। तर्क शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग, ये है थोड़ा सा रीजनिंग। देखिए आप, तो रीजनिंग भी आसानी है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स में नहीं लिए इन्होंने। भारतीय और वेस्ट, करंट अफेयर, ये भी है इंपॉर्टेंट। सामान्य जागरूकता, इसको लेकर थोड़ा सा 10 नंबर का बच्चे रहते हैं परेशान कि पीछे तो जीएस था, काफी नंबर का जीएस है, ध्यान रखिएगा। सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जिसे हम दक्षेश भी कहते हैं, बिम्स्टेक भी कहते हैं। दक्षेश यानी सार्क अलग है, बिम्स्टेक अलग है, ये भारत के पड़ोसी देश ही हैं, ठीक ना। तो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के नाम क्या है, विवाद किस किस स्थान पर विवाद है, ये सब इसमें आएगा। देश, राजधानी, मुद्रा, सीधी सी बात है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कब कौन सा राज्य बना, किस राज्य निर्माण कब हुआ, किसकी सीमा किससे मिलती है,
कौन सा राज्य समुद्र तट के पास है, कौन सा समुद्र तट के पास नहीं है, ये सब चीजें इसमें आएगी। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये तो आपका सब का सब जो संविधान पढ़ेंगे वहां पे कवर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश भूगोल में कवर हो जाएगा, देश राजधानियां भूगोल में कवर हो जाएगा, भारत के राज्य ये आपका जो संविधान पढ़ेंगे वहां कवर होगा, ये भी संविधान में कवर होगा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस ये आपका स्टैटिक जीके शुरू हो गया, विश्व संगठन स्टैटिक जीके, भारतीय पर्यटन स्थल स्टैटिक जीके, कला संस्कृति स्टैटिक जीके, भारत और विश्व के खेल स्टैटिक जीके, भारतीय अनुसंधान संगठन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक और पुरस्कार विजेता। ये स्टैटिक जीके ने बच्चों को बड़ा परेशान कर रखा है। स्टैटिक जीके को भी पढ़ेंगे इस बार, इसी का ही उठाते हैं इसका। सामान्य जागरूकता 10 नंबर का है ये, तो देख लीजिए आप। जलवायु परिवर्तन ये उसी में ही है, ये पुरस्कार विजेता में। अच्छा, अपठित हिंदी गद्यांश 10 नंबर का ये ग्राफ। पिछली बार बच्चे इसमें बहुत परेशान रहे, इसमें और इसमें, इन दोनों में ज्यादा गलतियां बच्चों की इन्हीं में हुई है, दोनों में 14-15 टॉपिक में। तो इसको इस बार अच्छा कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सर पढ़ाएंगे मैथ वाले, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों ही चीजों को बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे दोनों को, और आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो ये तो आपकी क्या कह दिया है, क्रम 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषय संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर, डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय अनुसंधान यानी एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। कहने की बातें हैं, होता नहीं है। हालांकि इस बार पैट का स्तर यही था, जो पैट 2021 था उसको बहुत अच्छा लेवल नहीं था पेपर का, लेकिन फिर भी देखिए बच्चे 60 भी नहीं कर पाए स्कोर, बहुत सारे बच्चे। तो ये लेवल तो कम रहेगा। एनसीईआरटी लेवल बताया उन्होंने, क्या बताया, एनसीईआरटी लेवल बताया है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, घबराइएगा मत। 100 में से 95 और से ऊपर अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इतनी खास, ये इसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा। खैर, बहुत बड़ा सिलेबस रखा है, ऐसी बात नहीं है। जीएस का पोर्शन बहुत मायने रखेगा, जीएस पर ध्यान दीजिए बच्चों। लगातार हम क्लास डाल रहे हैं, हिंदी की डाल रहा हूं, आज भी डली क्लास हिंदी की, आज भी है। संविधानिक क्लास भी लगातार डालूंगा, और जो क्लास अब आपकी डलेगी नहीं वो है इतिहास की क्लास, भारतीय इतिहास। करते हैं स्टार्ट कल से। वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। कहां से? वैदिक काल से। आधुनिक काल देते हैं, किसी से कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो पैट के बारे में जानकारी थी, सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है, पैट के फॉर्म आ चुके हैं, बता दिया आपको कब से फॉर्म भरे जाने, हो गया कौन फॉर्म भर सकता है। एग्जाम की जो है संभावना सितंबर की है, क्योंकि आगे पीछे भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि सितंबर में ही होगा, कि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी SSS है, कुछ नहीं पता चलता कब क्या होगा। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, अपरिहार्य कारणों के कारण आपकी होने वाली परीक्षा को 1 महीना स्थगित कर दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, चलिए लग जाइए, मन जाइए, कमर कस लीजिए कि इस बार पार या पार 85 प्लस करना ही करना है, और आने वाले 2022 और 23 के सभी एग्जाम में बैठूंगा, और एक जिसमें बैठूंगा उसी को पास करूंगा। ठीक बच्चों, चलिए, जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे, और आप हमारे अनुभव का, हमारी अनुभवी टीम का लगातार आप लाभ उठाते रहें। जय भारत, जय हिंद।